So, good evening, friends. This is Umesh here again, and I am here to talk about the extent of news which are coming with respect to corruptions in Chhattisgarh. If we leave other sectors, especially let's talk about the education and the competitive examination sector. तो आज से कुछ दिनों पहले तक हम लोगों ने देखा था कि CGPSC में करप्शन का काफ़ी न्यूज़ था और कांग्रेस सरकार इसी चक्कर में सरकार से बाहर हुई और चीटिंग और बाकी चीज़ों का क्रम अभी तक सुधरा नहीं है, करप्शन का कम अभी तक कम नहीं हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने हाल के दिनों में हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है और लगातार आप कमेंट कर रहे हैं, और मैं अपेक्षा करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी जो अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, आप सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए। और आइए अभी बात करते हैं स्पेशली द पॉसिबल एम्बेजलमेंट और करप्शन विद रिस्पेक्ट टू द पटवारी RI प्रमोशनल एग्ज़ाम्स। छत्तीसगढ़ शासन में हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, आज तीसरा दिन है संभवतः, और मुझे लगता है इस बारे में वहाँ चर्चा भी हुई है और इस पे कार्यवाही की बात भी सुनाई दे रही है। EOW ACB अब छत्तीसगढ़ में BJP के स्वयं के सरकार के खिलाफ भी एक्टिव है, और ये बहुत ही खेद का विषय है कि हमारे माननीय मंत्री लोग और BJP और संगठन जो RSS है उसके लोग करप्शन के अगेंस्ट कांग्रेस के अगेंस्ट नैरेटिव बना के सरकार में आए थे और उन्हीं के लोग ऐसे चीज़ों में लिप्त हुए पाए गए हैं। एंड इट हैज़ ऑलरेडी बीन एक्सेप्टेड एंड द इन्वेस्टिगेशन इज फर्दर ऑन टू टेक एक्शन अगेंस्ट द कल्प्रिट्स दोज हु हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन सच केस। तो न्यूज़ में आया है कि लोगों ने भाई बहन या हस्बैंड वाइफ और उनके रिलेटिव्स एक साथ एक तरह के नंबर पाए हैं। तो ये मैंने विधानसभा के न्यूज़ चैनल में इसको किसी न्यूज़ के माध्यम से सुना, एंड आई गॉट फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स। यूट्यूब चैनल में भी काफ़ी लोगों में आप लोगों में से कमेंट किए थे हमारे, इस लिहाज से ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो गया था कि हम इस इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे बात करें। तो एक तो आप लोगों को पता ही है कि पटवारी RI का जो प्रमोशनल एग्ज़ाम है उस पे जो करप्शन जो है वो करीब करीब प्रूफ हो चुका है। उसके अलावा अगर हम देखें तो PWD JEE में हाईटेक टेक्निक से कुछ दो लोग नकल करते हुए बिलासपुर में पकड़े गए हैं, और मैंने जिस हिसाब से न्यूज़ में ये पाया है कि ऐसे और कई लोग भी इस तरीके का कृत्य करते हुए हो सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार में सरकारी परीक्षाओं की वर्तमान स्थिति ऐसी है कि कुछ न कुछ अनियमितताएं लगातार पाई गई हैं, और इस अनियमितताओं में कई तरह के ओवर लुकिंग एस्पेक्ट थे जिस पे हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, ओवरलुक किया। तो व्यापम ने इसको ससमय सुधारने का भी प्रयास किया है। हालांकि अभी वो जो चीटिंग का स्तर किस लेवल का था उस पे हम लोग कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो बड़े स्केल पे भी हो सकता है। तो अगर हम इस पे विशेष नज़र डालें तो पाएंगे एक सेकंड, I will choose appropriate tool for it. So PWD JEE के आयोजन पे जो गंभीर बातें निकल के सामने आई हैं, उसके अलावा
सीजीपीएससी के एडीआई के बारे में भी मुझे पूछा है किसी ने कि क्या इस पे भी परीक्षा कैंसिल हो सकता है या करप्शन की संभावना है। तो मेरे विचार से साथियों, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा फैक्ट निकल के नहीं आया है जिसमें सीजीपीएससी के एडीआई परीक्षा में भी कोई चीटिंग हुई हो या इस तरीके से किसी संगठित गिरोह की भूमिका हो। हालांकि करीब करीब बहुत सारे अभ्यर्थी साथियों ने मुझे छत्तीसगढ़ के जो हाल ही में आयोजित एडीआई परीक्षा में भी बताया है कि किसी भी प्रकार की चेकिंग नहीं हुई है, सिक्योरिटी चेकिंग नहीं हुई है और लोग अपने मोबाइल बैग को परीक्षा केंद्रों के आसपास ही रखे हुए थे। बहुत सारे लोग अगल बगल में एक्टिव भी थे। इनफैक्ट मैं भी एडीआई का एग्ज़ाम में अपीयर हुआ और उस एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का कोई सिक्योरिटी का या विजिलेंस का विशेष व्यवस्था देखने को प्रतीत नहीं हुआ। हालांकि सभी का वो जो कैमरे से फ़ोटो खींचने वाला एक अच्छा आयाम लगा कि विजिलेंस के रूप में एक स्टेप लिया गया है। पर अगर परीक्षा का स्तर इतना लो था, सब स्टैंडर्ड था, जो एडीआई के स्तर को, पोस्ट के स्तर को मैच नहीं करता है और इजी बना के अगर कई बच्चों को बहुत ज़्यादा नंबर अगर मिलते हैं तो पक्का इसका शक गहराता जाएगा। तो हालांकि हम लोग आगे बढ़ते हैं और परीक्षा केंद्रों में जो सुरक्षा जांच का अभाव था या कुछ ओवरसाइट थे जिसको पहले से व्यापम को बरतनी थी। व्यापम का आप लोगों को पृष्ठभूमि पहले से पता होगा कि एमपी व्यापम और बाकी जगह का आपने देखा ही होगा। तो एडीआई के बारे में कुछ साथी लोगों ने प्रश्न उठाया है, तो उसके रिगार्डिंग मैं इसको क्लियर करना चाहूँगा कि अगर अनुमानित कट ऑफ लोग जो 270 280 बोल रहे हैं, इस तरह का कुछ होता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 260-70 टाइप का कट ऑफ आता है। तो ऐसे कौन लोग हैं जो ऐसा मार्क्स स्कोर करते हैं, इसके ऊपर हमको पैनी नज़र बना के रखनी होगी। उसके अलावा परीक्षा के रिजल्ट आने पर ही यह स्पष्ट होगा, जैसा कि मैंने अपने प्रेजेंटेशन में बताया है कि क्या इसमें किसी प्रकार की अनियमितता हुई है। असामान्य रूप से अगर किसी विशेष टाइप के लोगों को आपके बीच में से बहुत ज़्यादा अंक मिलता है जो वो प्रॉपरली डिजर्व नहीं करते, उस केस में आप इसका शिकायत कर सकते हैं और इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ परीक्षा में धांधली का इतिहास काफ़ी दिनों पुराना है। तो व्यापम घोटाला के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें लगातार एमपी में और अलग अलग स्टेट्स में विभिन्न परीक्षाओं में, जो उस समय पीएमटी की परीक्षा होती थी, नीट जेईई की परीक्षा होती थी, उसमें घोटालों का तांता बंधा हुआ था। और जो व्यापम घोटाला के ही नाम से जाना जाता है, आप लोगों ने सुना होगा। और उस समय में अधिकांश जो है, जो नीट जेईई उस समय नहीं था, तो पीएमटी में और बाकी परीक्षाओं में फर्जी लोग बैठ के परीक्षा देते थे, उसमें भ्रष्टाचार होता था और छत्तीसगढ़ उससे अछूता नहीं था, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। बहुत सारे लोग मारे गए, अभी भी एक्शन होगा तो पर जो राजनीति में लोग हैं वो उसमें शामिल हैं। जैसा कि आप लोगों ने अभी बिहार में भी सुना होगा, प्रशांत किशोर जी जो हैं जन स्वराज वाले, उन्होंने अभी लगातार इस बात को उजागर किया है कि किस तरीके से वहाँ पे भ्रष्टाचार लिप्त है। और छत्तीसगढ़ एमपी के भी व्यापम परीक्षाओं में इस तरह की चीज़ें रही हैं। तो सीजीपीएससी में लगातार हम सुनते रहे हैं कि पेपर लीक होता है। और कांग्रेस के शासनकाल के दौरान बीजेपी ने जब जांच किया तो ये पकड़ाया भी है, पर ये उसी तक सीमित नहीं था। बीजेपी पहले भी जब तक शासन में रही होगी, पक्का कुछ न कुछ होता होगा और ये संगठित अपराध था। तो राजनीतिक नैरेटिव बना के बीजेपी शासन में आने में इसमें कामयाब रही भी है। और अभी आप लोगों ने सीजीपीएससी में 2003 और 2009 और कई बार ऐसे समय समय पे जो अनियमितता है या करप्शन है उसके बारे में सुना ही होगा। पुलिस भर्ती विवाद के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। और अभी हाल में अब 2025 में ये पटवारी आरआई वाला केस तो आप लोगों ने सुना ही होगा। बीजेपी सरकार आने के बाद इसमें व्यापक भ्रष्टाचार सामने आया है, जिसको स्वीकार भी किया गया है। तो अब इसमें परीक्षा संस्थाओं और सरकार की जिम्मेदारियां क्या है, मैं यहाँ पे
भ्रष्टाचार गिनाने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। व्यापम जो छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल है, लोक सेवा आयोग है और छत्तीसगढ़ सरकार है, उनको विभिन्न प्रकार की के सुधार पे फोकस करना है। ये हमारा मुख्य बिंदु होना चाहिए। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन से चीज़ें हैं जिसको करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो निगरानी जो है, विजिलेंस वाला एस्पेक्ट है, उसको बहुत अच्छे से करना है कड़ाई के साथ। गोपनीयता, प्रश्नों का गोपनीयता जो है उसको बनाए रखने के लिए हम लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अभी जैसे कि मैं प्रश्न पत्र को देख रहा था, प्रश्न पत्र में साफ साफ एडीआई लिखा है। एडीआई के प्रश्न पत्र में दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर अनकॉल्ड फॉर, इट इज अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द पीएससी और व्यापम एग्जामिनेशंस टू राइट द नेम ऑफ एग्जाम इटसेल्फ। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर कुछ गड़बड़ होता है तो वहाँ पे भ्रष्टाचार का चांस फिर से हो सकता है। आप प्रश्न पत्र में, भाई यूपीएससी जब भी प्रश्न पत्र लेता है उसके प्रश्न पत्र में यूपीएससी आईएएस इतना परीक्षा हर पेज में नहीं लिखे रहता है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है उसके प्रयोग से संबंधित विजिलेंस रखना जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक गजट से इवन यूपीएससी में, आईएएस की परीक्षा में, बाकी जगह पे भी लगातार करप्शन की बातें सामने आई हैं और हमको इसके ऊपर सचेत हो जाना चाहिए। संदिग्ध जो गतिविधियां हैं उसकी तुरंत जांच करनी चाहिए और इस पे भाई भतीजावाद, पार्टीवाद नहीं लाना चाहिए। बड़े दुख की बात यह है कि सभी राजनीतिक दल भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं और अपने अपने बच्चों, अपने जान पहचान वालों का फेवर करते हैं। इवन आपके जो सो कॉल्ड ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं, तो यहाँ पे सरकार की या राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका बहुत ही कम होगी। परीक्षा प्रणाली में तकनीकी सुधार लाने की आवश्यकता है। तो सीजीपीएससी जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी के एडीआई के क्वेश्चन पेपर में, एडीआई का जो क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड था वो आप खुद ही प्रश्नों के दायरे में ले सकते हैं। तो ऐसे कौन से एक्सपर्ट्स जिनके बेसिस पे इस तरीके का पेपर तैयार किया गया है, आप स्वयं से भी पूछिए और इसकी चर्चा कीजिए। अगर आपके जान पहचान में कोई अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको बताइए। अगर खासकर जो सत्तारूढ़ दल हैं, बीजेपी या विपक्ष दल हैं, कांग्रेस, आप उनसे जुड़े हुए हैं तो उनके समक्ष ये आयाम को उजागर करना जरूरी है। दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करना जरूरी है। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता जो है, ट्रांसपेरेंसी, उसके अलावा आपका अकाउंटेबिलिटी, उसके बाद प्राइवेसी ऑल्सो, प्राइवेसी विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंटिंग ऑफ पेपर्स एंड ऑल, सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैज टू बी कंटिन्यूअसली अपडेटेड। उनकी नैतिकता, उनका इथिक्स को आपको ध्यान में रखना जरूरी है। उसी तरीके से एक बार देखते हैं आगे और कौन कौन से आयाम हो सकते हैं। तो लोक सेवा आयोग और सरकार की कुछ जिम्मेदारियां हैं। हालांकि सरकार से या किसी पार्टी विशेष से आप अपेक्षा नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय कि सरकार और बाकी लोगों पे आरोप प्रत्यारोप करते रहने के। तो आप देखिए, परीक्षा के दौरान जो है सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। परीक्षा के दौरान सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। इसके बाद आपको सतर्कता तो आप बरतेंगे ही, विजिलेंस बाय एस्पिरेंट्स। ये एक अच्छा चीज़ मुझे लगा इस बार की कई कोचिंग संस्थाओं ने भी अपनी आवाज़ें उठाई हैं। जिस तरीके से वो कांग्रेस गवर्नमेंट जब था और बीजेपी इस बात को सामने लाई थी, अभी एनएसयूआई ने इस चीटिंग का भंडाफोड़ किया है पीडब्ल्यूडी एई एग्ज़ाम में, तो वो लोग धन्यवाद के और तारीफ के पात्र हैं। पर यहाँ पे अभ्यर्थियों की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। जैसे ही ऐसे चीज़ें जो है राजनीतिक रूप ले लेती हैं तो बहुत सारी चीज़ें दबती हैं। आप इससे भली भांति परिचित हैं। तो साक्ष्य एकत्र करना है। अगर आपको कोई एविडेंस दिखता है तो आप एविडेंस एकत्र करें और उसमें आप जुडिशरी की भी सहायता ले सकते हैं। तो मेन चीज़ है एविडेंस।
एविडेंस आपको रखना है, दस्तावेजीकरण करना है, फोटो वीडियो वगैरह बना सकते हैं। इस तरीके का चीज़ जो है आपको कोशिश करना है कि सामूहिक रूप से आवाज़ उठाना है। ऐसा कोई भी गलत पेपर आया है, पैटर्न अच्छा नहीं आया है, और भी कोई भी आपको गड़बड़ी दिखता है तो आपको किसी मंत्री से, किसी आईएएस से या किसी राजनीतिक दल से या पुलिस से डरने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो जो संवैधानिक मॉड्यूल है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम हमको प्राप्त है, वो खासकर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जैसे कि पीएससी, यूपीएससी, ऐसे परीक्षाओं में स्टैंडर्ड अपेक्षित करती है, ऑटोनॉमी अपेक्षित करती है, और ये राज्य के भविष्य का सवाल होता है जो जनरली अधिकारी और मंत्रीगण या राजनीतिक लोग जिससे उनका कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे कि आप सीजीपीएससी में पियून का भी एग्ज़ाम करवा रहे हैं और उसमें भी स्टैंडर्ड किसी बड़े एग्ज़ाम से अच्छा है, और आप कई सालों बाद एडीआई का एग्ज़ाम हुआ है पर उसका स्टैंडर्ड है वो पियून से भी घटिया है, और आप क्या चाहते हैं कि आपके अधिकारी जो हैं इस तरीके का रट्टू कल्चर या इजी क्वेश्चन के माध्यम से अधिकारी बने, फिर आप उन्हीं अधिकारियों से अपेक्षा करेंगे कि वो सरकार की बेहतर सेवा करें। तो दिस ट्रेंड हैज़ टू बी डिसकंटिन्यूड, वन हैज़ टू बी वेरी वेरी प्रोफेशनल। जैसे कि यूपीएससी ने अपनी गरिमा बनाए रखी है और समय समय पे वो क्वेश्चन के पैटर्न में इंटेलेक्चुअल नेचर में बदलाव करता है और बेहतरी की ओर जाता है। तो आयोग को भी इस लिहाज से बदलाव करने चाहिए। सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में एक दो जगह पे वो बदलाव दिखते भी हैं यदा कदा, पर वहाँ पे पेपर चेकिंग और कुछ तरह की समस्याएं हैं। तो यूनिटी के साथ, यूनिफाइड आपको वॉइस रेज करना है, ग्रुप एकल आवाज़ जो है, सामूहिक आवाज़ या शिकायत दर्ज कराना है। सोशल मीडिया का सावधानी पूर्वक उपयोग करना है। जैसे कि हम लोग सोशल मीडिया का उपयोग, मैं अभी यहाँ पे सरकार का या आयोग को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी एक संस्था को क्रिटिसाइज करना या उनके ऊपर आरोप लगाना जो है वो अपने आप में, अगर हम भावी एस्पिरेंट हैं या एक अच्छे नागरिक हैं, सिविक सिटीजन हैं, तो वो हमको शोभा नहीं देता। वी शुड बी द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन रादर देन पार्ट ऑफ बीइंग द गेम ब्लेम। ये राजनीतिक लोगों का काम है। तो आपको इसमें थोड़ा कॉशस होना है, कहाँ पे आप किसका विरोध कर रहे हो, क्या आप किसी पर्टिकुलर पर्सन का या किसी लीडर का तो विरोध नहीं कर रहे हो, या किसी अधिकारी का नाम तो आप नहीं ले रहे हो। इन चीज़ों को हमको ध्यान में रखते हुए अपनी आवाज़ उठानी है। उसके अलावा कानूनी मार्ग अपना सकते हैं, बिल्कुल आरटीआई और जनहित याचिका जो है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस हैं, और भी रिट पिटिशंस हैं, इनका उपयोग करने में कोई बुराई नहीं है। और आप आयोग को भी, उनके अधिकारियों को भी, अपने जनप्रतिनिधियों को भी चिट्ठी लिख सकते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसा मत सोचें कि आपके खिलाफ कोई एक्शन हो गया, आपको अच्छा नहीं समझा जाएगा, वो तो इनफॉर्मली होता ही है। लेकिन आप अपने भविष्य के लिए, छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए, अपने वर्गों के भविष्य के लिए, यूथ के भविष्य के लिए अगर आवाज़ नहीं उठा पाएंगे तो फिर आपके ह्यूमन एग्जिस्टेंस का कोई विशेष महत्व नहीं है। अब यहाँ पे एक विशेष बात लिखा हुआ है कि याद रखें, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सतर्कता और साहस दोनों की आवश्यकता होती है। इन एनी मूव अगेंस्ट द करप्शन यू नीड टू बी वेरी मच कॉशस ऑल्सो एंड यू नीड टू हैव करेज। अब उसके लिए आपको खुद ईमानदार बनना पड़ता है। तो ऐसे कितने लोग हैं जो छत्तीसगढ़ में या भारत में बेईमानी वाला काम नहीं किए हैं। तो मुझे कोई लोग बताएं तो अच्छा लगेगा, आप लोग भी, कि मैं अच्छा काम किया हूँ और अभी तक ऐसा कोई फंसने वाला काम नहीं किया हूँ। तो ऐसे बहुत कम साथी हैं, इवन अभ्यर्थी भी, ऑफिसर्स भी, करीब करीब 0 से 1% के बीच में ही ऐसे लोगों की संख्या है। तो इसीलिए भ्रष्टाचार कम होने का चांस बहुत कम होता है। पर हमको खुद से शुरुआत करनी है, और अगर कोई आवाज़ उठाना है तो उसमें कॉशस होकर उठाना है, ताकि ये ऐसा भी नहीं लगे कि आप किसी सिस्टम के खिलाफ काम कर रहे हो। जो जेन्युइन चीज़ें हैं उसी को आपको उठाना है, आवाज़ को। और हियर से के बेसिस में जो मनगढ़ंत कहानियाँ या मीडिया में या लोग आवेगवश आकर बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाते हैं या अपने व्यूज़ रखते हैं, उस पर हमको नहीं जाना है।
तो ये अभी के लिए मेरी आपसे बातचीत थी। और काफ़ी सारे साथियों ने एडीआई के रिस्पेक्ट में, व्यापम के रिस्पेक्ट में बहुत सारे कमेंट्स किए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल में और हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग एक सकारात्मक प्रवृत्ति के साथ चलें। किसी भी परीक्षा में 1-2%, 4% का ये हो सकता है और हम उसके लिए सतर्क रहें। वो ना हो करके एक यूनिफाइड कलेक्टिव प्रेशर बनाएं सरकार के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर और एग्ज़ाम सेंटर्स में आयोग के ऊपर, और उनके साथ एक पॉजिटिव कन्वर्जेंस के साथ चीज़ों को इम्प्रूवमेंट की दिशा में लेके जाएं। इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाएं। राजनीतिक मुद्दा बनाने में राजनीति वालों को ही फायदा होता है। आप किसी पार्टीगत रूप में आप कांग्रेस के सदस्य हो सकते हैं, बीजेपी के सदस्य होते सकते हैं, किसी भी संस्था के, किसी सरकारी सिस्टम के सदस्य हो सकते हैं, पर इसमें अगर आप आवाज़ नहीं उठाते हैं और एक्शन नहीं लेते हैं, अपनी भूमिका नागरिक के रूप में नहीं निभाते हैं, तो आप भी इस करप्शन के पार्ट हैं और आप इसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो प्रणाली में विशेष तरह के सुधार हो सकते हैं, जिसमें टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी एस्पेक्ट्स हो सकता है, ट्रांसपेरेंसी और प्राइवेसी वाला जो एस्पेक्ट मैं बताया वो हो सकता है। हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए आवाज़ उठाएं और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक बेहतर व्यवस्था का निर्माण करें। तो भ्रष्टाचार के विभिन्न आयाम हैं और हम उसका डिस्कशन क्लास के दौरान, और तो हमको सतर्क हो के, भले ही वो पार्टी हमारी हो या किसी और की हो, ब्यूरोक्रेसी में हमारे फ्रेंड्स हो या नहीं हो, हमको चीज़ों को ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाना है। तो करप्शन के विभिन्न आयाम हैं जो CGPSC पेपर 7 का पार्ट है और UPSC में GS पेपर 4 इथिक्स, ऐसे इंटरव्यू सभी का पार्ट है। और ब्यूरोक्रेसी जो है उसको प्रोफेशनलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए और अभ्यर्थियों को, सिस्टम को और सोसाइटी को पॉजिटिविटी और इम्प्रूवमेंट की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी द्वेष के अंतर्गत हम ये सवाल उठाएं या आरोप प्रत्यारोप करें। इसको इम्प्रूवमेंट के तरीके के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि इसमें आज न कल सभी के बच्चे प्रभावित होते हैं। 1-2-4 IAS लोग को या 1-2 मंत्री लोग को जेल में भेज देने से या किसी विशेष पार्टी के लोगों को आप टारगेट कर लेने से आपका राजनीतिक जो है उद्देश्य पूरा हो सकता है, पर समाज और राष्ट्र निर्माण का उद्देश्य के लिए एक बेहतर और ऑब्जेक्टिव, ट्रांसपेरेंट और क्वालिटेटिव शिक्षा प्रणाली जो है वो आवश्यक है। और उसमें एक तो ऐसे भी सरकारी नौकरियों को सरकारों ने 0 के आसपास ही कर दिया है, और ऊपर से अगर आप उसमें भी करप्शन, एम्बेजलमेंट लगातार लाते रहेंगे और उसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे का साथ देते रहेगा, एक दूसरे के ऊपर आरोप नहीं लगाएगा, चीज़ों को सामने नहीं लाएगा, नागरिक और अभ्यर्थी खुद ही शांत बैठे रहेंगे, तो छत्तीसगढ़ और देश का भविष्य और ही बुरा हो सकता है। और वहीं पर अगर हम एक कलेक्टिव पॉजिटिव इंस्टीट्यूशनल कन्वर्जेंस के साथ, भरोसे के साथ काम करें, एक दूसरे के बातों को सुने, फीडबैक्स पे एक्शन लें, तो मुझे लगता है राज्य के विकास के लिए और देश के विकास के लिए ये बेहतर सिद्ध होगा। तो अभी के वीडियो में बस इतना ही। एक बार फिर से आप सभी से अनुरोध है कि आप CGS रायपुर का ये YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। आने वाले समय में हम परीक्षा से संबंधित, विभिन्न मुद्दों से संबंधित, करेंट अफेयर्स के एस्पेक्ट पे विभिन्न चर्चाएं करेंगे। और CGS रायपुर के द्वारा हम लोग एक कोचिंग के रूप में अभी काम नहीं कर रहे हैं। फुल फ्लेज्ड रेगुलर बैचेस हमारे पास नहीं हैं। हम अलग अलग कोचिंग में जहाँ पे भी बेस्ट सुविधाएं हैं उसको चुनने का अभ्यर्थियों को मौका देते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। एनी एस्पिरेंट कैन गो फॉर द कोचिंग इफ ही नीड्स। वी फैसिलिटेट यू गाइज टू decide whether you need coaching, what things you need to study before coaching, whether you can complete the journey of civil services and achieve a destination with good rank and post without coaching or with coaching or with self study with standard books etc. तो CGPSC के लिए इसी क्रम में स्पेशली जो स्कूल के या कॉलेज के, महाविद्यालय
स्तर के अभ्यर्थी हैं जो आगे चल के सिविल सेवा की तैयारी करना चाहेंगे, उनके लिए प्री कोचिंग कार्यक्रम ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में उपलब्ध है, जो CGPSC ब्लू प्री प्रिंट के नाम से हमारे CGS रायपुर यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है। तो और ये ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में उपलब्ध है, और जिसमें आपके सिलेबस के ऊपर चर्चा होती है, पेपर के पैटर्न के ऊपर चर्चा होती है, और क्या क्या चीज़ आवश्यक है उसके ऊपर चर्चा होती है। मेंस का, प्रीलिम्स का पेपर हम डिकोड करते हैं, क्या बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए उसके बारे में देखते हैं। और ये 1-to-1 टाइप का होता है, कलेक्टिवली भी कुछ चीज़ें होंगी पर 1-to-1 फोकस के साथ होता है। उसी तरीके से UPSC के लिए हमारे पास UPSC पाथ फाइंडर कार्यक्रम है, जो भी अपने आप में एक प्री कोचिंग मेंटरशिप और ओरिएंटेशन का कार्यक्रम है। और इस पे जो लक्षित विद्यार्थी हैं जो इसका लाभ उठा सकते हैं, वो बेसिकली जो है कॉलेज के विद्यार्थी हैं, स्कूल के विद्यार्थी हैं, या जो अभी अभी कॉलेज पास आउट हुए हैं और UPSC का तैयारी करने का सोच रहे हैं। तो हम ये बात क्लियर करते हैं कि कोचिंग की सभी को आवश्यकता नहीं है, और कुछ साथी इस आपको कोचिंग से फ़ायदा हो सकता है, पर आपको कुछ बेसिक चीज़ें करनी पड़ेंगी, रणनीति बनानी पड़ेगी, और ये रणनीति सभी के लिए अलग अलग हो सकता है। इसीलिए काउंसलिंग स्कूली या कॉलेज या सिविल सेवा के तैयारी के दौरान काउंसलिंग की आवश्यकता होती है, और वो ऐसा काउंसलिंग नहीं कि किसी कोचिंग के किसी जो जिसको खुद ही जानकारी नहीं है या जो एक्सपर्ट नहीं है, विषय विशेषज्ञ नहीं है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, सिलेबस के एस्पेक्ट, एग्जाम के पैटर्न या ट्रेंड के एस्पेक्ट से परिचित नहीं है, जिसने कभी परीक्षा नहीं दी है या पास नहीं हुए हैं, ऐसे लोगों से आप काउंसलिंग इनको काउंसलर नहीं कह सकते हैं। जो जिनको एक हॉलिस्टिक अनुभव है वही एक अच्छी काउंसलिंग दे सकती हैं, जो अभी के ट्रेंड से भी वर्तमान में भी परिचित हैं, लगातार जो परीक्षा से, करंट अफेयर से, पैटर्न क्वेश्चन के पैटर्न से अलग अलग आयोगों के, UPSC के, CGPSC के, MPSC के, BPSC के, MPPSC के पैटर्न से जो अपडेटेड है। तो इसके लिए क्या है, हम UPSC पाथ फाउंडर में सिलेबस को बेहतर तरीके से डिस्कस करते हैं, अवगत कराते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ओरिएंटेशन में लोगों की मदद करते हैं। प्री कोचिंग जो स्टडीज़ हैं, जैसे कि बेसिक NCERTs किसी को ज़रूरत पड़ सकता है, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है उसके लिए एक विशेष टेक्निक की ज़रूरत पड़ता है। ऑप्शनल के सिलेक्शन से पहले भावना में बह के ऑप्शनल का सिलेक्शन नहीं करना होता है, उसके लिए भी कुछ बेसिक स्टडी करके देखना रहता है, और कुछ क्वेश्चन बना के देखना रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न को देखना रहता है, और उसके बाद भी आकलन करना रहता है। तो इस क्रम में आपकी मदद करने के लिए हमारा ये UPSC पाथ फाउंडर कार्यक्रम है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध है। आप हमारे CGS बाय उमेश जो ऐप है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। रही बात UPSC, CGPSC या व्यापम या छत्तीसगढ़ के किसी भी विशेष इशू में, अगर आपको इस तरह का कोई भी जानकारी मिलता है कि कहीं पे करप्शन है या कहीं पे कुछ सजेशन दिया जा सकता है, आपको कोई चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, तो आप हमसे CGS रायपुर में संपर्क कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि प्रशासन में या आयोग में या बाकी अभ्यर्थियों और समाज के साथ मिलके इस प्रश्न का या ऐसे समस्याओं का सही हल और ससमय हल ढूंढा जाए, ताकि शिक्षा, सिविल सेवा और रोजगार के क्षेत्र में भ्रष्टाचार ना हो, और इसका लाभ इसके लाभ के लिए समाज के सभी वर्गों के लोग समान रूप से लाभान्वित हो सकें और सभी को एक समान अवसर मिले परीक्षा में, रोजगार में, एंटरप्रेन्योरशिप में, सिविल सेवा में जाने का। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरे साथियों के साथ भी हमारा वीडियो और चैनल शेयर करें। थैंक यू सो मच।